Get started with our new chapter मतलब the same chapter water and new lecture that is the world of biochemistry। तो हमने जो लास्ट हमने लेक्चर छोड़ा था वो हमने यहीं पे छोड़ा था, तो हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। सो नो टच रिस्पॉन्स इन प्लांट। तो ये जो टच रिस्पॉन्स होता है, जैसे कि मिमोसा प्यूडिका में जो टच मी नॉट प्लांट होता है, उसमें जो ये इवेंट होता है, ये ऑस्मोटिक इवेंट होता है, वो कैसे होता है डिस्कस करते हैं। The highly specialized leaves of Venus flytrap, that is a Dionaea muscipula, Dionaea muscipula, rapidly fold together in response to light touch by an unsuspecting insect। तो अब ये जो जो वीनस फ्लाई ट्रैप है, ये क्या करती है, ट्रैप करती है इंसेक्ट्स को। सो ये एक ऑस्मोटिक इवेंट है। वो कैसे है, जो इंसेक्ट है उनको ये डिटेक्ट करती है, उन्हें सस्पेक्ट करती है और उनको क्या करती है, ट्रैप करती है और फिर उनको डाइजेस्ट करती है। सो द इंसेक्ट विच आर अट्रैक्टेड बाय नेक्टर ऑफ ऑन द लीफ सरफेस। तो अब ये जो इंसेक्ट होते हैं, ये जो नेक्टर जो लीफ के सरफेस पे प्रेजेंट है, उससे क्या होता है, अट्रैक्ट होते हैं और उसमें जाके बैठते हैं। द इंसेक्ट टचेज द 3 मैकेनिकली सेंसिटिव हेयर्स। तो अब उसमें जो मैकेनिकली सेंसिटिव हेयर्स हैं, वो इंसेक्ट उनको टच करता है, ट्रिगरिंग द ट्रैप लाइक क्लोजिंग ऑफ द लीफ। और ये जो ये क्या करता है, ये जो ट्रैप मतलब ट्रैप की तरीके से जो लीफ होती है उसको क्या करता है, लीफ क्लोज हो जाती है। सो दिस लीफ मूवमेंट इज प्रोड्यूस्ड बाय सडन चेंज ऑफ टर्गर प्रेशर इन मीजोफिल सेल। तो अब ये क्या होता है, ये सडन जो चेंज है, ये जो सडन मूवमेंट है लीव्स के क्लोज होने का, ये किस वजह से हो रहा है, ये उसकी टर्गर जो प्रेशर उसके चेंज की वजह से हो रहा है। तो इसमें क्या होता है कि प्रोबेबली अचीव्ड मतलब प्रोबेबली ये जो चीज़ है ये कैसे अचीव होती है, ये अचीव होती है बाय रिलीज ऑफ K+ फ्रॉम सेल एंड रिजल्टिंग इन ई फ्लक्स। मतलब कि ये जो ई फ्लक्स की जो मूवमेंट जो जनरेट होता है, उसमें जो K+ आयन होता है वो क्या होता है, सेल से बाहर निकलता है। किससे, ऑस्मोसिस से, वाटर के ऑस्मोसिस से। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स इन द लीफ सरफेस रिलीज एंजाइम दैट एक्सट्रैक्ट न्यूट्रिएंट फ्रॉम द इंसेक्ट। सो बेसिकली ये उस इंसेक्ट से नाइट्रोजन कंपोनेंट्स लेते हैं ये प्लांट्स। सो देन वी हैव द नेक्स्ट विच इज़ द सेंसिटिव प्लांट, दैट इज़ मिमोसा प्यूडिका। तो मिमोसा प्यूडिका में क्या होता है, ऑल्सो अंडरगो अ रिमार्केबल चेंज इन लीफ शेप ट्रिगर्ड बाय मैकेनिकल टच। इफ़ यू हैव टच्ड एंड टच मी नॉट प्लांट, तो उस वो क्या होता है ना, उसकी अगर ओपन लीव्स होती हैं तो वो बंद हो जाती हैं, या ज़्यादा ज़ोर से हवा भी चल रही होती है तो वो बंद हो जाती हैं। सो द लाइट टच और वाइब्रेशन प्रोड्यूस अ सडन ड्रॉपिंग ऑफ द लीव्स। तो एक हल्का सा टच भी या फिर वाइब्रेशन जो होती है वो क्या करती है, उस लीव्स को बंद कर देती हैं, उसकी लीव्स को। सो द रिजल्ट ऑफ ड्रामेटिक रिडक्शन इन टर्गर प्रेशर इन सेल्स एट द बेस ऑफ ईच लीफलेट एंड लीफ। तो ये होता है जो लीफलेट का बेस होता है उसमें टर्गर प्रेशर के चेंजेस से। तो जैसे वीनस फ्लाई ट्रैप में क्या हो रहा था, जो टर्गर प्रेशर था वो चेंज हो रहा था पोटेशियम आयन के रिलीज से, ई फ्लस्क से। कहाँ, ई फ्लस्क ऑफ वाटर, मतलब जो ई फ्लस्क, क्योंकि ये अगर रिलीज़ हो रहा है, जहाँ ये रिलीज़ हो रहा है तो वाटर भी इसके साथ क्या होता है, जाता है, आयन जो H+ और OH नेगेटिव होता है, तो इस वजह से होता है। देन वी हैव, ये हमको फिगर दिया हुआ है जो ये वीनस फ्लाई ट्रैप का है, एंड जो सेकंड फिगर है ये टच मी नॉट प्लांट का है, दैट इज़ मिमोसा प्यूडिका। Then we have now our next topic, which is ionization of water, weak acids and weak bases. So although many of the solvent property of water can be explained in terms of uncharged H2O molecule, तो जितनी भी ये सॉल्वेंट की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, सॉल्वेंट की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो क्या होती हैं, वो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं जो अनचार्ज्ड H2O है उसके टर्म्स में। सो द स्मॉल डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ वाटर टू हाइड्रोजन, दैट इज H+ एंड हाइड्रोक्सी आयन मस्ट ऑल्सो बी टेकन इनटू अकाउंट।
तो अब हमें अगर हम किसी भी सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब कर रहे हैं H2O मॉलिक्यूल से, तो हमें जो H+ आयन या फिर OH नेगेटिव जो है, इनकी भी आयनाइजेशन जब हम वाटर की कर रहे हैं तो हमें इनको भी अपने क्या करना चाहिए, अकाउंट में लेना चाहिए, इनको भी हमें देखना चाहिए। सो लाइक ऑल रिवर्सिबल रिएक्शन द आयनाइजेशन ऑफ वाटर कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो जितनी भी रिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं उनकी तरह हमको क्या करना है, ये जो वाटर का आयनाइजेशन है जिसको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से डिस्क्राइब कर सकते हैं, हम करेंगे। सो व्हेन वीक एसिड आर डिजॉल्व्ड इन वाटर, तो हम जब वीक एसिड्स को यानी वीक एसिड मतलब कि जो इतने रेडीली H+ आयन को क्या कर रहे हैं, डोनेट नहीं कर रहे हैं, वो वीक एसिड्स होते हैं। सो दे कंट्रीब्यूट H+ बाय आयनाइजेशन। और जो वीक बेसिस होते हैं वो क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं H+ को और प्रोटीनेटेड हो जाते हैं खुद। सो दिस प्रोसेस आर ऑल्सो गवर्न्ड बाय इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट्स। तो अब ये जो प्रोसेस है इसकी आयनाइजेशन की, वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सो द टोटल हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन फ्रॉम ऑल सोर्स इज एक्सपेरिमेंटली मेजरेबल। तो जितने भी उसमें टोटल हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन होगी, हमें जितने भी सोर्सेज से मिली एक्सपेरिमेंटली जो हमने मेज़र की, एंड इज़ एक्सप्रेस्ड एज pH ऑफ द सॉल्यूशन। और या फिर हम जो मतलब उसको हम ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं कि उस सॉल्यूशन का pH कितना है, टू प्रिडिक्ट द स्टेट ऑफ आयनाइजेशन ऑफ सोल्यूट इन वाटर। हम इससे क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जो आयनाइजेशन होता है सोल्यूट का वाटर में, उसे। सो वी मस्ट टेक इनटू अकाउंट द रिलेवेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर ईच आयनाइजेशन रिएक्शन। तो हमें क्या करना है, हमें ये चीज़ देखनी है कि ये जो रिलेवेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो हर एक आयनाइजेशन रिएक्शन के लिए। सो वी देयरफॉर टर्न नाउ टू ब्रीफ डिस्कशन ऑफ द आयनाइजेशन ऑफ वाटर ऑफ वीक एसिड्स एंड बेसिस डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम ब्रीफली ये चीज़ डिस्कस कर रहे हैं, जो आयनाइजेशन है वाटर का और वीक एसिड्स का या फिर बेसिस का, जब हम उसको कहाँ डिसॉल्व कर रहे हैं, पानी में डिसॉल्व कर रहे हैं। सो प्योर वाटर इज स्लाइटली आयनाइज्ड। अब जो प्योर वाटर है वो क्या है, स्लाइटली आयनाइज हो रहा है, मतलब बहुत स्लाइटली क्या हो रहा है, आयनाइज हो रहा है। तो हमारे पास पहले एक फिगर दिया हुआ है यहाँ पे, इसमें हमको एक प्रोटोन मतलब प्रोटोन किस तरीके से हॉपिंग कर रहा है, कैसे कूद कूद के जा रहा है, मतलब कूद रहा है और हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहा है, वो ये दिया हुआ है इधर पे। तो ये वाटर का जो एक्सेप्ट कर रहा है प्रोटोन को और एक हाइड्रोनियम आयन बना रहा है। तो ये शॉर्ट हॉप जो होता है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में। और ये जो फिर हाइड्रोनियम आयन होता है वो अपने बगल वाले जो मॉलिक्यूल है वाटर का, उसके साथ जाके क्या बनाता है, फिर से हाइड्रोनियम आयन बनाता है। और ये जो प्रोटोन की होपिंग है ये कैसी हो रही है, ये बहुत जल्दी हो रही है और एक ये ट्रू डिफ्यूजन हो रहा है। और ये हम एक्सप्लेन कर सकते हैं H+ आयन की मोबिलिटी से, जब हम इनको कंपेयर कर रहे हैं मोनोवेलेंट कैटायन से, जैसे कि Na+ या फिर K+। ओके, सो नाउ वी हैव प्योर वाटर इज स्लाइटली आयनाइज्ड। अब जो प्योर वाटर होता है वो बहुत स्लाइटली क्या होता है, आयनाइज होता है। Water molecules have a slight tendency to undergo reversible ionization to yield a hydrogen ion। तो अभी जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं इनकी बहुत स्लाइट टेंडेंसी होती है, बहुत कम ऐसी टेंडेंसी होती है कि ये क्या कर सकते हैं, ये रिवर्सिबल आयनाइजेशन कर सकते हैं। और ये रिवर्सिबल आयनाइजेशन करके क्या बना सकते हैं, हाइड्रोजन आयन बना सकते हैं, एंड अ हाइड्रोक्सिल आयन गिविंग द इक्विलिब्रियम। और एक हाइड्रोक्साइड आयन बना रहे हैं जो कि क्या कर रहा है, जो इक्विलिब्रियम को बना रहा है। देन वी हैव H2O H+ में और OH नेगेटिव में ब्रेक हो रहा है। ऑल्दो वी कॉमनली शो द डिसोसिएशन प्रोडक्ट ऑफ वाटर एज H+। अब हम कॉमनली क्या दिखाते हैं कि जो डिसोसिएशन प्रोडक्ट होता है वाटर का वो H+ है। जो फ्री प्रोटॉन्स डू नॉट एग्जिस्ट इन सोल्यूशन। तो अभी जो फ्री प्रोटॉन्स होते हैं ये सोल्यूशन में एग्जिस्ट नहीं करते। हाइड्रोजन आयन फॉर्म्ड इन वाटर आर इमीडिएटली हाइड्रेटेड टू हाइड्रोनियम आयंस। तो अब ये जो हाइड्रोजन आयंस हैं, जो H+ आयन है, वो तुरंत हाइड्रेट हो जाते हैं और H3O+ आयन में क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल मेक्स द हाइड्रेशन ऑफ डिसोसिएटिंग प्रोटॉन्स वर्चुअली इंस्टेंटेनियस। तो इस वजह से क्या होता है कि ये जो हाइड्रेशन है
ये जो हाइड्रेशन है प्रोटॉन्स का वो क्या है, वो हमें हमें वर्चुअली वो हमें दिख जा रहा है, ठीक है। तो द आयनाइजेशन ऑफ वाटर कैन बी मेजर्ड बाय इट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो अब ये जो आयनाइजेशन है पानी का वो हम किस चीज़ से मेज़र कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से। प्योर वाटर कैरीज इलेक्ट्रिक करंट एज H प्लस माइग्रेट टूवर्ड द कैथोड एंड OH टूवर्ड्स द एनोड। तो अब प्योर वाटर का आयनाइजेशन जब हम दिखा रहे हैं तो इसमें जो H प्लस होता है वो कैथोड की तरफ यानी कि नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होता है, और जो OH होता है वो एनोड की तरफ यानी कि पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होता है। द मूवमेंट ऑफ हाइड्रोनियम एंड हाइड्रोक्साइड in electric field is anomalously fast compared with other ions such as Na plus, K plus and Cl negative। तो अब ये जो OH नेगेटिव या फिर H प्लस का जो मूवमेंट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। वो फास्ट हम इसीलिए कह रहे हैं, हम जब उनको कंपेयर करते हैं सोडियम या पोटेशियम या क्लोराइड आयंस के साथ तो उनके कंपैरिजन में वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। सो दिस आयनिक मोबिलिटी रिजल्ट फ्रॉम द काइंड ऑफ प्रोटोन होपिंग। तो ये जो आयनिक ये इतनी ज़्यादा जल्दी आयनाइज हो रहे हैं उसके पीछे का रीज़न होता है प्रोटोन होपिंग, जो हमने इससे पहले ये डायग्राम देखा, ये फिगर जो हमने देखा था इस वजह से। So no individual proton move very far through the bulk solution, but a series of proton hoop between hydrogen bonded water molecules। तो कोई भी एक इंडिविजुअल जो प्रोटोन है वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाता मतलब सोल्यूशन से, लेकिन बहुत सारे एक सीरीज़ में क्या है जो प्रोटोन है वो होप हो रहे हैं एक दूसरे में से, एक से कूद के दूसरे में जा रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स के बीच में। तो ये क्या करते हैं, ये जनरेट करते हैं एक नेट मूवमेंट प्रोटॉन्स का। तो ये लॉन्ग डिस्टेंस में ये क्या कर सकते हैं, बहुत शॉर्ट टाइम में ये क्या हो सकता है, मूव कर सकता है। एज अ रिजल्ट हाई आयनिक मोबिलिटी ऑफ H प्लस एंड OH विच ऑल्सो मूव्स रैपिडली बाय प्रोटीन होपिंग बट इन द अपोजिट डायरेक्शंस। तो इसीलिए ये OH और H प्लस की जो हमारे पास मतलब इनकी मूवमेंट की जो टेंडेंसी है वो इतनी ज़्यादा फास्ट इसीलिए है क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे में बहुत शॉर्ट इंटरवल में इलेक्ट्रॉन होपिंग से क्या कर रहे हैं, सिग्नल्स को पहुंचा रहे हैं। सो एसिड बेस रिएक्शन इन एक्वस सॉल्यूशन आर जनरली एक्सेप्शनली फास्टर। तो इसीलिए जो एसिड और बेसिस की रिएक्शन होती है एक एक्वस सॉल्यूशन में वो बहुत एक्सेप्शनली, वो बहुत ज़्यादा क्या होती हैं, फास्ट होती हैं। एज नोटेड अबव प्रोटोन होपिंग वेरी likely also play a role in biological proton transfer reaction। तो अब ये जो प्रोटोन होपिंग है ये बायोलॉजिकल जो बायोलॉजी में जो प्रोटोन ट्रांसफ़र की रिएक्शंस होती हैं उनमें भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो वी हैव बिकॉज रिवर्सिबल आयनाइजेशन इज़ क्रूशियल टू द रोल ऑफ वाटर इन सेल्यूलर फंक्शन। तो ये जो रिवर्सिबल आयनाइजेशन है यानी कि रिवर्सिबल आयनाइजेशन मतलब जैसे वो टूट रहा है वैसे वो वापस जुड़ने वाला जो आयनाइजेशन है ये बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है जो वाटर का सेल्यूलर फंक्शन होता है उसमें। तो हमने एक रिएक्शन देखी थी जिसमें ये क्या है, बोथ साइड रिएक्शन है, यानी कि ये तोड़ के ये हाइड्रोनियम आयन भी बना रहा है और ये वापस से इससे जुड़ के वापस H2 मॉलिक्यूल भी बना रहा है। तो ये क्या है, रिवर्सिबल आयनाइजेशन है। सो वो वी मस्ट हैव अ मीन्स ऑफ एक्सप्रेसिंग द एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन ऑफ वाटर इन क्वांटिटेटिव टर्म्स। तो अब हमें ये जो आयनाइजेशन है वाटर का जब हम इसे क्वांटिटेटिव टर्म्स में दिखाते हैं, सो अ ब्रीफ रिव्यू ऑफ सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन शोज़ हाउ दिस कैन बी डन। तो अब हमें एक ब्रीफ व्यू जो है वो हमें दिख रहा है, किसका हमें ब्रीफ व्यू दिख रहा है, कुछ रिवर्सिबल जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनका। Position of equilibrium of any chemical reaction is given by its equilibrium constant, that is KEQ. Then some reactions sometimes it is expressed simply by K। तो हमारे पास एक जनरलाइज्ड रिएक्शन है जो A प्लस बी हम कह रहे हैं वो इक्वल है C प्लस डी के। तो अब इसमें जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है जो K कांस्टेंट है वो क्या होगा, वो प्रोडक्ट अपॉन क्या होगा, रिएक्टेंट। सो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग द
terms should be the activities. तो अब इसमें जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं वो क्या है, एक्टिविटीज़ हैं. और इफेक्टिव कंसंट्रेशन इज़ नॉन आइडियल सोल्यूशन ऑफ ईच स्पीसी. और ये जो इसके इफेक्टिव कंसंट्रेशन है वो एक नॉन आइडियल सोल्यूशन की क्या है, स्पीसी है. सो एक्सेप्ट in very accurate work, however the equilibrium constant may be approximately by measuring the concentration at equilibrium. तो ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ये जो अप्रॉक्सीमेटली हम मेज़र करते हैं वो हम कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे मेज़र करते हैं. सो फॉर रीजंस बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस डिस्कशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स आर डायमेंशनलेस. तो ये इस टॉपिक के बियॉन्ड का स्कोप मतलब बात है, बट हमने केमिस्ट्री में बचपन में पढ़ा हुआ है जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, डायमेंशनलेस होते हैं. नॉन द लेस वी have generally retained the concentration units, that is m, in the equilibrium expression used in this book to remind you that molarity is the unit of concentration used in calculating k equilibrium. तो अब ये जो molarity होती है ये यूनिट होती है जो हम यूज़ करते हैं के इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए. सो द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज फिक्स्ड एंड characteristic for any given chemical reaction at a specified temperature. तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए जो टेम्परेचर होता है जो ये टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होता है. तो एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए क्या क्या चीज़ फिक्स्ड होनी चाहिए, केमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर क्या होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए. So it defines the composition of final equilibrium mixture regardless of stirring amounts of reactant and product. तो अब ये स्टार्टिंग है, सो दैट स्टार्टिंग. सो ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है ये हमें डिफाइन करता है जो फाइनल इक्विलिब्रियम मिक्सचर का वो उसे इस बात पे ये मतलब रिगार्डलेस इस बात के इसमें कोई भी वो नहीं है कि इसका जो स्टार्टिंग अमाउंट है प्रोडक्ट का और रिएक्टेंट्स का वो क्या है. सो कन्वर्सली वी कैन कैलकुलेट the equilibrium constant for a given reaction at a given temperature if the equilibrium concentration of all its reactant and products are known. तो हम एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को एक गिवन रिएक्शन के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं अगर उसका जो टेम्परेचर है वो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन में किसी भी रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के हमें पता है. तो सो एज वी विल शो the standard free change, that is delta G, which is gives energy, is directly related to equilibrium constant. तो हम ये शो करेंगे कि जो डेल्टा G है that is gives energy वो किस तरीके से equilibrium constant पे डिपेंड करती है. So the next topic which we have is the ionization of water is expressed by an equilibrium constant. तो अब एक ionization जो होता है वाटर का वो हम इस बात से एक्सप्रेस कर सकते हैं कि जो equilibrium constant है वो क्या है. So the degree of ionization of water at equilibrium, तो ये जो degree of ionization है वाटर का equilibrium में वो बहुत छोटा होता है. तो 25 डिग्री सेल्सियस में ये क्या होता है, ओनली अबाउट 2 of every 10 की पावर 9 moles in pure water are ionized at any instant. तो जो 25 डिग्री सेल्सियस है इसमें क्या है, ये हर बार में कितने हैं 10 की पावर 9 मॉलिक्यूल जो हैं प्योर वाटर के उनको आयनाइज कर रहा है और वो भी इंस्टेंटली. सो द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिवर्सिबल आयनाइजेशन ऑफ वाटर दैट इज के इक्विलिब्रियम फॉर H प्लस OH नेगेटिव अपॉन H2O. सो इन प्योर वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस द कंसनट्रेशन ऑफ वाटर इज 55.5 मोल. ठीक. So and is essentially constant in relation to very low concentration of H plus and OH जिसका हमें दिया हुआ है कंसनट्रेशन. तो हमें इसमें ये दिया है कि जो ये है इसके अपॉन में इसके मोल्स. तो हमारे पास ये है कि जो ये KW है वो हमें इक्वल किसके इक्वल हो जाता है H प्लस एंड OH आयन के, जब ये 25 डिग्री सेल्सियस पे है. सो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर 25 डिग्री सेल्सियस पे ये होता है. अब हमें वैल्यू दी है, हमें डिटरमाइन करना है जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होती है प्योर वाटर की
के इक्विलिब्रियम है वो प्योर वाटर के लिए हमारा इक्वल है, दैट इज़ H प्लस और OH जो नेगेटिव है उनकी कंसनट्रेशंस पे हमने लिया। तो अब जो ये के इक्विलिब्रियम की जो हम डिटरमाइन कर रहे हैं इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, हम जब उसे प्योर वाटर में मेज़र करते हैं तो वो होती है 1.8 इंटू 10 की पावर -16 25 डिग्री सेल्सियस में। तो ये हमें गिवन है। दस द प्रोडक्ट दैट इज H प्लस एंड OH इन एक्वस सोल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस ऑलवेज इक्वल्स टू 1 इंटू 10 की पावर -14. So when there are exactly equal concentration of H यार as in pure water the solution is said to be neutral pH. तो हम इसे न्यूट्रल pH कहते हैं जब ये किसके इक्वल होता है 1 इंटू 10 की पावर -14 के. सो एट दिस pH द कंसनट्रेशन ऑफ H प्लस एंड OH नेगेटिव कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द आयन प्रोडक्ट ऑफ वाटर. तो हम इस सिचुएशन में किसकी सिचुएशन में, न्यूट्रलिटी की सिचुएशन में, न्यूट्रल pH की सिचुएशन में हम डायरेक्ट इनटू करके निकाल सकते हैं. तो हमने जब निकाला ये तो 10 की पावर -7 आया. जो आयनिक प्रोडक्ट है वाटर कांस्टेंट का वो होता है 1 इंटू 10 की पावर -7 मोल्स OH के. और ये लेस मतलब ये कम हो जाते हैं 10 की पावर -7 से, ठीक है. और इसका फिर अपोजिट भी होता है. तो ये जो H प्लस होता है ये क्या होता है, ये इज़ वेरी हाई एज सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो H प्लस सोल्यूशन में, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सोल्यूशन में H प्लस बहुत ज़्यादा होगा, वैसे ही OH बहुत कम होगा. तो हम इस जो आयनिक प्रोडक्ट है वाटर का या इसका हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. तो नाउ वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ द pH स्केल designates the H प्लस एंड OH कंसनट्रेशंस. तो अब ये जो pH स्केल होती है क्या करती है, कैसे ये H प्लस और OH जो नेगेटिव कंसनट्रेशन है वो हमें मतलब वो कैसे डिज़ाइंड है. सो द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर दैट इज़ KW इज़ इन द बेसिस ऑफ फॉर pH स्केल जो हमें दिया हुआ है. इट इज़ कन्वीनियंट मीन्स ऑफ डिज़ाइनेटिंग द कंसनट्रेशन ऑफ H plus and thus of OH negative. So in any aqueous solution in the ranging between 1.0 m that is H plus and 1 m OH, the term pH is defined by the expression. तो pH कितना है log 1 upon H plus. तो ये क्या आ गया minus log H plus. So the symbols P denotes negative logarithm of for a प्रीशियसली न्यूट्रल सोल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस. तो अब ये जो एक सिंबल है जिसको हम P से डिनोट कर रहे हैं, जो नेगेटिव लॉगरिथम है ये, तो ये एक प्रीशियसली न्यूट्रल सोल्यूशन के लिए 25 डिग्री सेल्सियस है, इन विच द कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज़ 1 इंटू 10 की पावर -7 मोल्स. और इसमें जो कंसनट्रेशन होती है हाइड्रोजन आयन की वो इतनी होती है. सो द pH कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज. तो pH जो है वो इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं हम. तो ये क्या होता है, ये होता है log 1 प्लस log 7. जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये आ रहा है 7. तो हमारे पास जो स्केल है उसमें हमें यही डिनोट किया हुआ है कि ये जो जितनी भी इसकी पावर होगी वो इसका pH होगा. जब हम H प्लस की बात कर रहे हैं और जब हम OH की बात कर रहे हैं तो इसमें भी सेम ऐसे ही होगा. जैसे इसकी पावर 10 की पावर -14 है तो इसका pH 14 है. Now the next topic which we have is working in biochemistry. So the ion product of water, that is two illustrative problems. So the ion product of water makes it possible to calculate the concentration of H plus. तो अभी जो आयन का प्रोडक्ट होता है इससे हम क्या कर सकते हैं, हम इसको मतलब पॉसिबली हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं जो कंसनट्रेशन होती है H प्लस की उसे. Given the concentration of OH negative and vice versa, the following problems demonstrate this. तो इससे हमें क्या demonstrate होता है, ये demonstrate होता है जैसे हमारे पास एक concentration है H plus की एक solution में 0.1 के. तो अब हमें इसका H plus कैलकुलेट करना है. तो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है और इसकी वैल्यू हमें पता है क्या है, 1 इंटू 10 की पावर -14. तो हमने
H प्लस कैलकुलेट करने के लिए हमने ये कर दिया, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है ये, तो हमारे पास आंसर ये आया, तो इसका pH कितना होगा, 13 होगा इसका pH। सेम हमारे पास दूसरा दिया है, इसी फॉर्मूले में हमें रखना है, हमें H प्लस की कंसनट्रेशन दी है, हमें OH का निकालना है यहाँ पे, तो ये हमारा आंसर होगा, इस तरीके से है। The next we have is the value of 7 for the pH of a precisely neutral solution is not an attributively chosen figure। तो अब ये जो 7 हमने किसी भी pH की वैल्यू जो हमने न्यूट्रल चूज़ की है, ये हमने ऐसे ही चूज़ नहीं की है, ठीक है, ऐसी एक रैंडम नंबर नहीं दे दिया हमने। इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ आयन प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो हमने इसको कैलकुलेट किया, एक एब्सोल्यूट जो आयनिक वैल्यू होती है एक वाटर की, उसका जो ये है प्रोडक्ट है एक स्पेसिफिक टेम्परेचर में, और वो स्पेसिफिक टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, विच बाय कन्वीनियंट कोइंसाइड्स इज़ अ राउंड नंबर। और एक मतलब कोइंसिडेंटली ये हो गया कि एक राउंड नंबर हमारा आ गया। सॉल्यूशन हैविंग अ pH ग्रेटर देन 7 आर एल्कलाइन। तो अब हमारे पास जो सॉल्यूशन है जो 7 pH से ज़्यादा होते हैं वो हम उनको एल्कलाइन कहते हैं, या फिर हम उनको बेसिक कहते हैं, बेसिक कंसनट्रेशन कहते हैं। एंड द कंसनट्रेशन ऑफ OH इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ H प्लस, यानी कि OH जो है उनकी उसकी मात्रा क्या है, H प्लस के कंपैरिजन में ज़्यादा है। सो कन्वर्सली शोइंग हैविंग अ pH लेस देन 7 आर एसिडिक, और जब pH लेस देन 7 है तो वो एसिडिक है, यानी कि जो H प्लस की कंसनट्रेशन है वो क्या है, ज़्यादा है। सो नोट दैट द pH इज़ लॉगरिदमिक नॉट अर्थमेटिक। सो हमारी जो pH की स्केल होती है वो अर्थमेटिक नहीं होती है, वो लॉगरिदमिक होती है। To say that two solutions differ in pH by 1 pH unit means that the one solution has 10 times the H plus concentration of the other। तो यानी जब हम कह रहे हैं कि एक जो pH है वो 1 यूनिट, मतलब एक pH ज़्यादा है, तो एक pH ज़्यादा का मतलब एक pH नहीं है, वो कितना है, 10 मतलब 10 टाइम्स ज़्यादा है उस सॉल्यूशन से, उस कंसनट्रेशन से। सो बट इट डज नॉट टेल एज अस द एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस। तो हमें इससे एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड तो हमें इसका डिफरेंस का नहीं पता चल रहा है। गिव्स द pH ऑफ सम कॉमन एक्वस फ्लूइड्स। तो हमारे पास जो कॉमन एक्वस फ्लूइड्स होते हैं, जैसे कि कोका ड्रिंक, एक जो कोक की जो ड्रिंक होती है उसका pH 3 होता है, जो रेड वाइन होती है उसका 3.7 होता है। तो ये क्या है, ये कैसी होती हैं, ये एसिडिक होती हैं ये। तो ये जो कंसनट्रेशन है ये 10,000 टाइम्स है ब्लड के pH के। तो ब्लड का pH कितना होता है, 7.4। The pH of an aqueous solution can be approximately measured using various indicator dyes। तो हम बहुत सारी इंडिकेटर डाइज होती हैं, जैसे कि लिटमस हो गया, या फिनॉल पैथैलिन हो गया, या फिर फिनॉल रेड हो गया। तो इन सब से भी हम pH किसी सोल्यूशन का पता लगा सकते हैं। ये जो डाइज होती हैं, ये डाई इंडिकेटर्स होती हैं, क्या करती हैं, अपना कलर चेंज करती हैं। प्रोटोन डिसोसिएशन से क्या होता है, इन डाई मॉलिक्यूल्स का कलर चेंज होता है। सो accurate determination of pH is the chemical or clinical laboratory are made with a glass electrode that is selectively sensitive to H plus। तो अब ये जो एक्यूरेट डिटर्मिनेशन है, एक्यूरेटली हम जो चीज़ को डिटरमाइन कर रहे हैं, pH को डिटरमाइन कर रहे हैं केमिकल और क्लिनिकल लेबोरेटरी में, तो वो किस चीज़ से हम मेज़र करते हैं, वो हम ग्लास इलेक्ट्रोड से मेज़र करते हैं, जो कि सेलेक्टिवली सेंसिटिव होता है। मतलब वो सेलेक्टिवली यानी कि सेलेक्टिवली सेंसिटिव होता है हाइड्रोजन की कंसनट्रेशन के लिए, लेकिन वो इनसेंसिटिव होता है सोडियम या पोटेशियम की कंसनट्रेशन के लिए, या फिर दूसरे जो कैटायंस हैं उनके लिए। सो इन अ pH मीटर द सिग्नल फ्रॉम सच एन इलेक्ट्रोड इज एम्पलीफाइड एंड कंपेयर्ड विद द सिग्नल जनरेटेड बाय अ सोल्यूशन ऑफ एक्यूरेट नोन pH। तो अब ये जो pH मीटर है ये क्या करता है, ये एक्यूरेट जो है वो सिग्नल जो है वो जनरेट करता है और उनको एम्पलीफाई करता है इलेक्ट्रोड में, और फिर ये क्या होता है, ये जो कंपेयर्ड सिग्नल होते हैं वो जनरेट होते हैं एक सोल्यूशन में एक एक्यूरेट pH के। So measurement of pH is one of the most important and frequently used procedure in biochemistry। तो अब ये जो pH का मेज़रमेंट होता है ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस भी है, एट द सेम टाइम ये क्या है, ये
फ्रीक्वेंटली यूज्ड होने वाली प्रोसेस है बायोकेमिस्ट्री में. सो द पीएच अफेक्ट द स्ट्रक्चर एंड एक्टिविटी ऑफ बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल. तो ये जो पीएच होता है ये क्या करता है, ये अफेक्ट करता है किसी भी बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल के स्ट्रक्चर को और उसकी एक्टिविटी को. फॉर एग्जांपल द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स इज स्ट्रांगली डिपेंडेंट ऑन पीएच. तो ये जो कैटालिटिक एक्टिविटीज़ होती हैं एंजाइम्स की, वो स्ट्रांगली पीएच पे डिपेंड करते हैं. कैटालिटिक एक्टिविटी मतलब किसी भी एंजाइम, मतलब किसी भी प्रोटीन को या किसी भी सब्सटेंस को कैटेलाइज करने की जो प्रॉपर्टी. सो मेजरमेंट्स ऑफ पीएच ऑफ ब्लड एंड यूरिन आर कॉमनली यूज्ड इन मेडिकल डायग्नोसिस. तो हम पीएच ही मेज़र करते हैं, ब्लड का भी और यूरिन का भी, और ये क्लिनिकल डायग्नोसिस में, मेडिकल में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. द पीएच ऑफ ब्लड प्लाज्मा ऑफ पीपल विथ सीवियर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़. तो जब हम पीएच लेते हैं एक डायबिटिक पेशेंट का, नॉर्मल वैल्यू होती है 7.4, तो ये इससे कम होता है, यानी कि एसिडिक होने लग जाता है उनका ब्लड, और इस कंडीशन को हम एसिडोसिस कहते हैं. तो इन सर्टेन अदर डिजीजेज स्टेट द पीएच ऑफ द ब्लड इज़ हायर देन नॉर्मल, द कंडीशन ऑफ एल्कलोसिस. तो अब अगर पीएच क्या है, ज़्यादा है नॉर्मल, जैसे 7.4 से ज़्यादा है पीएच, तो उस मतलब कि एसिड बेसिक हो रहा है ब्लड. तो बेसिक जो ब्लड, जब ब्लड होगा तो उसको हम एल्कलोसिस कहेंगे, और जब एसिडिक हो रहा है ब्लड तो हम उसको एसिडोसिस कहेंगे. और ये जो एसिडोसिस की कंडीशन है ये डायबिटीज़ में होती है. सो नाउ वी हैव एन डायग्राम. इसमें हमें दिया है द पीएच ऑफ सम एक्वस फ्लूइड. तो हमें कुछ फ्लूइड्स का पीएच दिया हुआ है. जो सबसे पहले तो NaOH का सबसे ज़्यादा 14 है. हाउस होल्ड जो ब्लीच होती है उसका 13 और 12 के बीच में है. जो हाउस होल्ड अमोनिया, यानी कि हाउस में मतलब हाउस होल्ड यानी कि घर पे जो हम नॉर्मली अमोनिया यूज़ करते हैं, उन अमोनिया वाले सब्सटेंस जो यूज़ होते हैं उनका पीएच होता है 12. हाईली क्या है, ये हाईली बेसिक है. उसके बाद जो सोडा होता है, बेकिंग सोडा, वो 9 उसका पीएच है. उसके बाद ये जो सी वाटर है या फिर एग वाइट है उसका, वो भी थोड़ा बेसिक है. देन हमारा ह्यूमन ब्लड और टीयर्स क्या है, ये न्यूट्रल है, यानी 7 या 7.4 इतने स्लाइटली अल्कलाइन है. ब्लड जो होता है 7.4 स्लाइटली अल्कलाइन. उसके बाद मिल्क और स्लाइवा क्या है, थोड़े से एसिडिक है. ब्लैक कॉफ़ी जो है वो एसिडिक है. बियर, टमाटो जूस, रेड वाइन क्या है, एसिडिक है. कोला और विनेगर वो भी एसिडिक है. लेमन जूस एसिडिक है. गैस्ट्रिक एसिड क्या है, एसिडिक है. और सबसे ज़्यादा HCl जो हमें हमारे पीएच, मतलब जिसका पीएच ही 0 है. तो ये है. देन वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ वीक एसिड्स एंड बेसिस हैव कैरेक्टरिस्टिक डिसोसिएशन कांस्टेंट. तो ये जो वीक एसिड और वीक बेसिस होते हैं इनमें कैरेक्टरिस्टिक होती है, मतलब कैरेक्टरिस्टिकली इनके पास एक डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है.